रिपोर्ट ये कह रही है कि 2040 में पूरी मिट्टी जो है वो बंजर हो जाएगी, पूरी जमीनें बंजर हो जाएंगी। जो हम अनाज का उपयोग कर रहे हैं वो पूर्णतया केमिकल युक्त है, जहर युक्त है। जैविक खेती की शुरुआत करे तो करे कैसे? तो चावल का पानी, उसमें तो ऐसे ऐसे तत्व हैं जो आपके खेती में काम आएंगे। गौमूत्र के उपयोग से आप अपनी खेती को पूर्णतः जैविक बना सकते हैं। सारी जमीन बंजर हो जाएगी, पैदावार नहीं होगी, हम लोग तरस जाएंगे खाने के लिए। स्वागत है आपका मार्केट टाइम्स टीवी में। आज मार्केट टाइम्स टीवी की टीम आ पहुंची है चित्तौड़ डिस्ट्रिक्ट के धारड़ी कुंडाल गांव में और एमडीएच का जागरूकता अभियान राजस्थान के हर जिले में जा रहा है और किसानों को पेस्टिसाइड्स के होने वाले नुकसान से अवगत करा रहा है। इसी कड़ी में आज हमारी टीम पहुंची है राजस्थान के धारड़ी कुंडाल गांव में और यहां पर हम चर्चा करेंगे पेस्टिसाइड्स को लेकर और इसमें हमारा साथ देंगे, हमारे साथ डॉक्टर साहब मौजूद हैं और इन डॉक्टर साहब से हम जानेंगे जो कि श्री मधुसूदन आचार्य जी हैं, रिटायर्ड डीन हैं और ये एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी उदयपुर राजस्थान से हैं। साथ ही आप वसुंधरा जी सरकार में सन 2000 में जैविक ऑर्गेनिक फार्मिंग पॉलिसी के सदस्य भी रह चुके हैं, यानी जैविक खेती पर काफ़ी काम कर चुके हैं और 80 साल की उम्र में अभी भी ये किसानों को कहीं ना कहीं जैविक खेती के लिए प्रेरित कर रहे हैं। ऐसे ही इसी चर्चा में हमारा साथ देंगे ग्रीश कुमार गौतम जी जो कि ऑर्गेनिक फार्मर ट्रेनर हैं और साथ में सीताराम जी पाटीदार इस प्रोग्राम में हमारे साथ रहेंगे जो कि मार्केटिंग एंड प्रोसेसिंग से रिलेटेड हमें इंफॉर्मेशन देंगे। तो इन सब मुद्दों पर आज हम बात करेंगे और आज का ये प्रोग्राम काफ़ी खास हो जाता है। ये प्रोग्राम खास क्यों है? कई मायनों में ये प्रोग्राम काफ़ी खास है क्योंकि देखिए जब आमजन की बात आती है तो आमजन कहीं ना कहीं रोटी, कपड़ा और मकान, इन तीन चीज़ों से काफ़ी जुड़ा हुआ है और जब बात रोटी की आती है तो कपड़ा और मकान काफ़ी पीछे छूट जाते हैं। इसी कड़ी में जब रोटी की बात की जाए तो कहीं ना कहीं हमारी वही रोटी जो जिस धरती से उगाई जा रही है वही धरती जो है वो शुद्ध नहीं रही। क्यों? क्योंकि उसके अंदर काफ़ी बड़ी मात्रा में पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। हमारी धरती पुत्र जो किसान अनाज उगा रहे हैं, कहीं ना कहीं उनके द्वारा उगाया गया वो अनाज जब विदेशी धरती पर जाता है तो वहाँ पर धराशाही हो जाता है। इस रामगंज मंडी के इस गांव की अगर पर्टिकुलर हम बात करें तो यहाँ पर धनिये का बहुत अच्छा जो है प्रोडक्शन होता है और यहाँ पर धनिये की जो खुशबू है वो ना केवल राजस्थान में, ना केवल भारत में बल्कि विदेशों में भी अपनी एक पहचान बनाती है। लेकिन अब कहीं ना कहीं वो पहचान धूमिल होती नज़र आ रही है क्योंकि पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल काफ़ी बड़ी मात्रा में, पुरजोर मात्रा में यूँ कहें कि किया जा रहा है और जिसका खामियाजा कहीं ना कहीं इंडस्ट्री को और किसानों को भुगतना पड़ रहा है। तो इस प्रोग्राम के अंदर आज हम अपने गेस्ट से जानेंगे कि किस तरीके से हमारे किसान भाई जैविक खेती कर सकते हैं, यानी कम से कम पेस्टिसाइड्स का प्रयोग करके जैविक खेती कर सकते हैं या फिर ऐसे और कौन से विकल्प मौजूद हैं जिसमें रासायनिक पदार्थों का कम से कम प्रयोग किया जाए और जैविक पदार्थों का प्रयोग करके वो अपनी खेती को खुशहाल बना सकते हैं। तो सबसे पहले डॉक्टर साहब आपका स्वागत है श्री मधुसूदन आचार्य जी मार्केट टाइम्स टीवी पर। सर आपका भी स्वागत है ग्रीश कुमार जी और साथ में सीताराम जी पाटीदार, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। क्रांत एग्रोटेक से मौर्य साहब जी हमारे साथ हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो आज इस चर्चा में हमारे पास ये पैनल मौजूद है और इन पैनल से हम जानेंगे कि किस तरीके से किसान भाइयों के लिए ऐसे कौन कौन से विकल्प मौजूद हैं जिसमें वो रासायनिक खेती छोड़ ऑर्गेनिक खेती की तरफ बढ़ सकते हैं और ऐसे में उनको क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ सकते हैं। इन सब मुद्दों पर आज हम बात करेंगे। तो डॉक्टर साहब पहला सवाल मेरा आपसे कि देखिए हमारा जो देश है वो कहीं ना कहीं कृषि प्रधान देश है और यहाँ पर एक्सपोर्ट बहुत बड़ी मात्रा में किया जाता है। 55 अरब डॉलर के करीब जो है हमारा एक्सपोर्ट है और जिसमें सबसे ज़्यादा योगदान चावल का रहता है। लेकिन अब उसके बाद मसालों ने भी अपनी कहीं ना कहीं अपनी निशान बनाना शुरू कर दिया है। मसालों का भी एक्सपोर्ट अब काफ़ी लंबे अरसे से बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। अब ऐसे समय में जब विदेशी बाज़ारों में हमारा कृषि उत्पाद पहुँचता है तो वहाँ पर ये कहकर माल वापस भेज दिया जाता है कि इसमें पेस्टिसाइड्स ज़्यादा मात्रा में है, या फिर यूँ कहें कि यहाँ पर जो हमारे किसान भाइयों के द्वारा अनाज उगाया जाता है उसमें पेस्टिसाइड्स की इतनी मात्रा है कि उनके स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग नहीं है, उनके मानकों पर खरा नहीं उतर रहा हमारा माल, वहाँ से वापस आ जाता है। विदेशी कहते हैं कि ये भारत के ऊपर कहीं ना कहीं ये एक उनकी तरह से आरोप भी है कि भारत में जो भी कृषि उत्पाद उगाए जाते हैं उनमें पेस्टिसाइड्स की मात्रा ज़्यादा है जो कि हमारे यहाँ पर लोगों के खाने के लायक नहीं है। तो इसको आप किस नज़र से देखते हैं? मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा, जो आपने बताया कि मसालों का इतना बड़ा व्यापार विदेशों में हो रहा है और वहाँ पेस्टिसाइड्स की वजह से
जो अपन कीटनाशक हैं या जो व्याधिनाशक हैं, बीमारियों को जो रोकने वाली दवाइयाँ हैं, अंग्रेजी दवाइयाँ, केमिकल्स वाली दवाइयाँ हैं, उन दवाइयों की वजह से और कुछ खास हमारा कुछ उसका भंडारण में और हैंडलिंग में भी प्रॉब्लम है। तो एक बैक्टीरिया होता है साल्मोनेला, फंगस है साल्मोनेला, ई कोलाई, इनकी मात्रा बहुत ज़्यादा हो गई है। तो आपका माल यहाँ से जाता है, पोर्ट पे रुक जाता है, वहाँ टेस्ट होता है, टेस्ट होने के बाद में अगर वो पास हो जाता है, वो सब बैक्टीरिया नहीं है, फंगस नहीं है और इधर उधर की चीज़ें नहीं हैं, क्योंकि कई बार धनिया है आपने कमरे में रखा हुआ है, कबूतर की बीट आ गई, कबूतर का पंख आ गया, ये सब चीज़ें, या चूहे की जो बीट है, मींगनी हम बोलते हैं देसी भाषा में, वो आ गई, कौन लेगा उसको? और ताज्जुब करेंगे 60 रुपये किलो धनिया, 60 रुपये किलो चूहे की मींगनी, ये क्या बात हुई? तो कौन लेगा ऐसा, कौन लेगा? तो हमें बहुत क्वालिटी के बारे में बहुत ध्यान रखना है। जो आपने बताया है, कई बार माल लौट के आ गए हैं। और मसालों के जहाँ तक बात करें, हमारे देश से 527 किस्में सैंपल्स गए थे और वो रिजेक्ट होके आए हैं। बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। और हमारा देश का नाम बदनाम होता है। हाँ, कहीं ना कहीं देश के राजस्व पर भी इस पर जो है असर पड़ रहा है। तो ये सब आपके ऊपर है और हमारे जो इस बीच में जो भी कड़ियाँ हैं उनके ऊपर है कि हम अच्छी क्वालिटी का माल जो भी उत्पादित करें, मसाले हों या कोई हो, क्योंकि मसाले जो है खास करके अगर हमारे घर में जो बहनें बैठी हुई हैं, सारी बीमारी का इलाज तो इनकी उस जो अपन क्या बोलते हैं मसालों की जो एक मसालेदानी में है, सारी बीमारियों का इलाज उसमें है, वो मसाला। देखिए कोविड के समय पे कहीं ना कहीं विदेशों में हमारे भारत के जो एक्सपोर्ट बढ़े, आप देखिए 2019-20 से लगातार एक्सपोर्ट बढ़ते आए। और धनिये की अगर मैं बात करूं तो 2019-20 में 47,000 मीट्रिक टन के आसपास धनिये का एक्सपोर्ट हुआ करता था, जो कि अब 2023-24 में 1 लाख को क्रॉस कर चुका है। तो कहीं ना कहीं हमारे देश के मसालों ने विदेशियों को भी कोरोना के टाइम पर हेल्प की है, क्योंकि आज जितने भी लोग हम जिंदा बैठे हैं कहीं ना कहीं उन मसालों की वजह से, लोगों ने खूब काढ़े बनाए उन मसालों से। तो हमारे मसालों का योगदान न केवल भारत में रहा है बल्कि विदेशों में भी रहा है। लेकिन अब विदेशी धरती पर बहुत बड़ा ये असमंजस बैठ गया है कि वहां पर जब हमारा माल जा रहा है तो वो रिजेक्ट होकर आ रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं किसान भाई जो है अज्ञानतावश जो है वो पेस्टिसाइड्स का प्रयोग कर देते हैं। तो ऐसे में आप बताइए कि रासायनिक खाद और कीटनाशक के ज़्यादा इस्तेमाल से मिट्टी के ऊपर क्या असर पड़ता है? सबसे बड़ी बात तो ये है, ये पूरा एक सिस्टम है, रासायनिक खाद, रासायनिक कीटनाशक और रासायनिक जो रोग हैं उनको नाशक, ये सब चीज़ें जब एक साथ धरती में जाती है तो 3 बातें आती है। एक तो धरती का स्वास्थ्य खराब होता है। क्यों? जैसे आपने डाला डीएपी डाला है, डीएपी बहुत सुस्त खाद है, जहाँ आपने डाला वहीं पड़ा रहेगा। जड़ें आ गई तो ठीक है, जड़ें नहीं आई पास में तो वो वहीं पड़ा रहेगा, साल भर पड़ा रहेगा, अगले साल फिर डालेंगे, इकट्ठा होता जाएगा, धरती बंजर होती जाएगी। जो ज़मीन पहले पोसरी ज़मीन थी, पोसरी ज़मीन का मतलब जिसमें पानी आराम से सोखा जाता है, आराम से, पोसरी ज़मीन, वो पोसरी ज़मीन अब नहीं है, अब तो भाटे जैसी होगी, बट्ठर ज़मीन हो गई है। तो जो बारिश आती है सारा पानी बह के चला जाता है, नदी नालों में जाता है और मिट्टी का कटाव होता है, मिट्टी का कटाव हो रहा है। और मिट्टी में तो सारे तत्व मौजूद हैं, ये जो जितने भी तत्व हैं जो आपने जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश, मैग्नीशियम, कैल्शियम, कॉपर, मतलब ये सब चीज़ें 13 तरह के तत्व जो हैं, खास करके 3-4 तत्व तो बिल्कुल फ्री मिलते हैं। ऑक्सीजन फ्री है, हाइड्रोजन फ्री है, कार्बन डाइऑक्साइड भी फ्री है, सब ये काम आती है कहीं कहीं। और आज ये सब डालने से जो हमारी स्थिति ऐसी होगी कि तापक्रम बहुत बढ़ रहा है, सारा कार्बन डाइऑक्साइड ऊपर जा कर के तापक्रम बढ़ रहा है, धरती का तापक्रम बढ़ रहा है। जब 48 डिग्री सेंटीग्रेड बाहर का हमारे आसपास आ जाता है तो धरती का टेम्परेचर भी ज़्यादा ही होता है। तो केंचुए कहाँ जिंदा रहेंगे? केंचुए नहीं है तो फिर ज़मीन बंजरी ही है। तो आज उससे हमको निजात पानी है और उसका तरीका है, उसका एक समाधान है जैविक खेती। गौतम जी, अगला सवाल मेरा आपसे रहेगा कि देखिए मिट्टी, अभी जैसे कि डॉक्टर साहब ने बताया कि मिट्टी का स्वास्थ्य तो खराब हो ही रहा है रासायनिक जो छिड़काव से, लेकिन कहीं ना कहीं मानव का स्वास्थ्य भी खराब हो रहा है, और आगे इस पर इसका क्या असर देखने को मिल सकता है? जी, आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। मैं निवेदन करूं कि जैसा मनुष्य योनि में अपने जन्म लिया है, तो इसमें एक कहावत है, जैसा खाए अन्न वैसा होए मन, जैसा पिए पानी वैसी बोले वाणी। आज हमारे शरीर, मानव शरीर में जो हम अनाज का उपयोग कर रहे हैं वो पूर्णतया केमिकल युक्त है, जहर युक्त है। जब एक सामान्य इंसान इस अनाज का प्रयोग खाने के रूप में करेगा तो उस केमिकल का असर कहीं ना कहीं मानव के स्वास्थ्य पर जरूर पड़ेगा।
और मानव के स्वास्थ्य पर असर पड़ने पर उसको भयंकर बीमारियां होगी और उसे कहीं ना कहीं हॉस्पिटल में भर्ती होना पड़ेगा या इलाज कराना पड़ेगा। और आज वर्तमान में आप देख रहे हैं बहन जी कितनी सारी भयंकर बीमारियां, कैंसर जैसी भयंकर बीमारी आज हर गली में, हर मोहल्ले में आपको एक कैंसर का मरीज मिल जाएगा। बीपी, हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट के पेशेंट बहुत सारे यहाँ हमें मिलेंगे। ये सब इन केमिकल और भारी रसायनों के प्रयोग के कारण ही हमें देखने को मिल रहे हैं। तो मेरा किसान भाइयों से आग्रह है कि आप कृपया इन केमिकलों का उपयोग बंद करें, तो हम मानव स्वास्थ्य के हित में कुछ कार्य कर पाएंगे। जी सीताराम पाटीदार जी, अगला सवाल आपसे रहेगा कि देखिए किसान भाइयों ने हाइब्रिड बीजों से प्रोडक्शन तो बढ़ा दिया, क्वांटिटी तो बढ़ा दी, लेकिन क्वालिटी पर काम नहीं किया। तो ऐसे में इनको उचित दाम कैसे मिलेगा? क्योंकि आप मार्केटिंग से जुड़े हुए हैं, प्रोसेसिंग यूनिट से आप जुड़े हुए हैं, तो आप हमारे किसान भाइयों को ये गाइड कीजिए कि किस तरीके से ये जो हाइब्रिड बीजों का प्रयोग कर रहे हैं उससे क्या क्या इनको नुकसान है और कैसे इनकी फसल का उचित दाम मिल सकता है। किसान भाइयों, मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा कि जो हम पैदा कर रहे हैं हम नहीं बेच रहे हैं। ये मोबाइल है, जिस कंपनी ने बनाया वही कंपनी बेच रही है, हमारा प्रोडक्ट हम नहीं बेच रहे हैं। ये सबसे बड़ी हमारी कमी है। हमें हमारे प्रोडक्ट को स्वयं को बेचना चाहिए। स्वयं को बेचने के लिए हमें उसमें ग्रेडिंग करना पड़ेगा, प्रोसेसिंग करना पड़ेगा, उसको कंज्यूमर लाइक बनाना पड़ेगा। अगर हमारा प्रोडक्ट कंज्यूमर लाइक बन गया तो हम उससे डबल दाम ले सकते हैं। अगर हम मेहनत करेंगे, रात दिन कमाएंगे, रात दिन खूब खेती में रात दिन पसीना बहाएंगे और अगर उसको हल्के दाम में बेच देंगे तो उसका फ़ायदा नहीं मिलेगा। हल्के दाम को रोकने के लिए हम हमारे प्रोडक्ट को क्वालिटी बनाएं, प्रोसेस करें, ग्रेडिंग करें। ग्रेडिंग करने के बाद जो क्वालिटी जहाँ चलती है, जिस मार्केट में जैसा चलता है वैसे ही उस मार्केट में पहुँचाएँ। जैसे कि भाने मंडी में हल्का माल चाहिए तो भाने मंडी को हल्का दो, दिल्ली में अच्छा माल चाहिए तो दिल्ली को अच्छा दो, ये समझना ज़रूरी है। धन्यवाद। देखिए अभी मैंने आज एक न्यूज़पेपर में पढ़ा कि ICAR और विधान चंद्र कृषि विश्वविद्यालय पश्चिम बंगाल और तेलंगाना से 12 वैज्ञानिकों ने अध्ययन किया है मिट्टी के ऊपर, और उनका ये कहना है कि 50 सालों में 45% हमारी मिट्टी में से पोषक तत्व खत्म हो चुके हैं। तो देखिए कितनी बड़ी बात है ये कि जो रिपोर्ट सामने निकल कर आ रही है, और इसी के साथ NIN की भी रिपोर्ट है जिसमें ये खुलासा किया गया है कि पोषक तत्व मिट्टी में कहीं ना कहीं खत्म, 45 से 50% खत्म हो चुके हैं। तो अगर इसी तरह से रासायनिक बीजों का इस्तेमाल होता रहा या रासायनिक छिड़काव होता रहा तो हमारी मिट्टी के पोषक तत्व तो आगे आने वाले समय में बिल्कुल खत्म हो जाएंगे। और रिपोर्ट ये कह रही है कि 2040 में पूरी मिट्टी जो है वो बंजर हो जाएगी, पूरी ज़मीनें बंजर हो जाएंगी। तो ऐसे में क्या आप कहना चाहेंगे? इस बारे में मैं निवेदन करना चाहूँगा, धरती को आप एक बैंक समझिए। अगर आपने पैसा डाला है तो बैंक मैनेजर आपको देगा। आपके पैसा 10,000 रुपया है, 5,000 निकाल लिया, 3,000 निकाल लिया, 8,000 हो गया, आप 3,000 फिर निकालना चाहते हो तो बैंक मैनेजर मना कर देगा कि भैया पैसा ही नहीं है। धरती भी वही बैंक है, इसमें जो पोषक तत्व हैं 17 तरह के पोषक तत्व हैं, 3-4 तरह के तत्व तो बिल्कुल फ्री मिलते हैं। तो ये तत्व अगर धीरे धीरे निकलते जाएंगे, उनकी पूर्ति नहीं होगी, वापस डालेंगे नहीं ज़मीन में, तब तो जो आप बता रहे हैं बिल्कुल सही बात है कि सारी ज़मीन बंजर हो जाएगी, पैदावार नहीं होगी, हम लोग तरस जाएंगे खाने के लिए। तो ये ज़रूरी है कि हम धरती को भी एक बैंक के रूप में समझें, वही न्यूट्रिशन, वही तत्व जो हमने निकाले हैं वापस डालें। अब वो कैसे डालेंगे? एक तरीका तो जो अपना रसायन के जरिए है वो अपन ने देख लिया, उसके असर भी अपन ने देख लिया। अब एक तरीका है, जैविक तरीका है। देशी खाद का भरपूर उपयोग करें। देशी खाद जो है उसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश सब तरह के तत्व हैं, पर थोड़े थोड़े से हैं। आप यूरिया डालते हैं कट्टे के हिसाब से डालते हैं, 45 किलो का 1 कट्टा, 2 कट्टे, 3 कट्टे। और जब देशी खाद डालते हैं गाड़ी के हिसाब से, ट्रॉली के हिसाब से डालते हैं, क्योंकि मात्रा उसमें कम है पर सब चीज़ उसमें है। तो ये डालें, वर्मी कंपोस्ट डालें, मतलब केचुआ खाद डालें, वो काम आएगा। तो हमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश हर तरह की चीज़ें हैं। मैं निवेदन करूं, ऐसे बैक्टीरिया हैं जो ये सब चीज़ें बनाते हैं। नाइट्रोजन का बैक्टीरिया है जो नाइट्रोजन बनाता है, फास्फोरस का बैक्टीरिया है, सल्फर का बैक्टीरिया है, मैग्नीज का है, जिंक का है, पोटाश का है, ये सब हैं। और ये सब तत्व अलग अलग काम आते हैं। किसी से हमारा स्वास्थ्यवर्धक होता है, पौधे का स्वास्थ्य बढ़ता है, किसी की हाइट बढ़ती है, किसी की क्वालिटी बढ़ती है, हर तरह का ऐसा ही है। क्योंकि हम एक ही चीज़ नहीं खाते हैं, ऐसे ही पौधों को नाइट्रोजन ही नहीं चाहिए, उसको सब चीज़ चाहिए, बैलेंस रूप में, समुचित रूप में चाहिए। तो वो अगर होगा, जब तक हम धरती में डालेंगे नहीं तो वही मुश्किल आ जाएगी।
बिल्कुल सही, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा। अब देखिए, जैविक खाद की तो आप बात कर रहे थे कि गोबर की खाद जो है डालें। अब किसान भाइयों के मन में ये सवाल ज़रूर होता है कि हम ये केंचुए की खाद जो है ये घर पर भी बनाई जा सकती है, और आपको पता है कि गवर्नमेंट जो है इसमें कहीं ना कहीं अनुदान भी देती है। तो आप ये क्या बताना चाहेंगे कि जो देसी खाद है वो ये घर पे कैसे बना सकते हैं? केंचुए की खाद, जो केंचुए ला के और डिग्गी खोद के वो जो बनाई जाती है, वो आप थोड़ा इनको गाइड कीजिए। जो केचुए हैं, खास करके दो तरह के केचुए बहुत काम के हैं। आप तो कहेंगे कि ये तो क्या है, छोटा सा गिंडोला है, पर मैं कहूँगा केचुआ संत है, संत महात्मा है। अब आप पूछेंगे संत महात्मा केचुआ कैसे हो गया? मेरा वजन 65 किलो, क्या मैं 65 किलो खाना खा सकता हूँ? हाथी का वजन 5 टन, क्या वो 5 टन चारा खा सकता है? पर गिंडोले को देखिए, 750 ग्राम मिलीग्राम उसका वजन, और 600 मिलीग्राम वो खाना खाता है। और खाना कौन सा? जो आपने फेंक दिया है, जो किसी का काम नहीं आता, वो खाता है। ये परमार्थ हुआ। अपने लिए तो 10% रखा, 100 रुपये में से 10 रुपये माल अपने लिए रखा और 90% माल वापस धरती को दे दिया। ऐसे लोग परमार्थ करने वाले हैं। इसलिए मैं जो इन केचुओं को संत के रूप में कहता हूँ। तो ये केचुए कैसे करेंगे? आपके पास थोड़ी बहुत ज़मीन सबके पास है, अपने छाया वाली ज़मीन पे, जहाँ छाया हो, गड्ढा खोद ले थोड़ा सा, या ज़मीन के ऊपर भी बना सकते हैं। जैसे मैंने पहले कहा, दो तरह के केचुए, एक तो होता है आइसिनिया फिटिडा, अंग्रेजी में नाम है उसका। जैसे गायें हैं, देशी गाय भी है, मालवी गाय भी है, फिर आपकी जो है होल्स्टीन गाय भी है, फ्रीजियन गाय भी, अलग अलग तरह की गाय हैं। तो ये समझ लीजिए, ये भी एक तरह का किस्म का केचुआ है, आइसिनिया फिटिडा। और एक और यूजिनी, यूड्रिलस यूजिनी। तो यूड्रिलस यूजिनी थोड़ा बड़ा वाला होता है, उसका वजन थोड़ा ज़्यादा है, और ये कचरा खाते हैं, जो कोई नहीं खाता उसको ये खाते हैं, और वो फिर खाद के रूप में आपका आता है। एंटीबायोटिक क्षमता है, तो छोटे मोटे बुखार में कोई असर नहीं होगा। और एक बच्चा ऐसा है जो एंटीबायोटिक उसके अंदर नहीं आया है, तो वो तो जैसे ही तापक्रम बदला वो पड़ जाएगा, आड़ा पड़ जाएगा, तो डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। तो ये एंटीबायोटिक जो गुण है, उसके रस में वो एंटीबायोटिक गुण जो है केचुए की खाद में है, वो और जगह नहीं मिलेगा। वो नाइट्रोजन फास्फोरस जो अपन दूसरे सोर्स से लेते हैं वो नहीं मिलेगा। तो ये तो बहुत लाभकारी है। देखिए, बहुत अच्छे तरीके से आपने बताया कि केंचुए को एक संत की संज्ञा इन्होंने दे दी, कि केंचुआ जो है वो एक संत के समान है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो मल्टीपल्स में हमें अपना वो देता है। तो इसी में आपसे मैं जानना चाहूँगी ग्रीस जी, कि जैसा कि अभी डॉक्टर साहब ने बताया कि हमने बात की कि मिट्टी की उर्वरक क्षमता कैसे बढ़ानी है, लेकिन जब जैविक खेती की बात आती है तो किसानों के मन में कहीं ना कहीं ये डर होता है कि जैविक खेती की शुरुआत करे तो करे कैसे, क्योंकि प्रोडक्शन जो है शुरू में तो फिसलेगा। तो इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? इस पर मेरा यही मानना है, किसान भाइयों, आप अपने मन से ये डर निकाल दें कि अपन केमिकल खेती कर रहे हैं, यदि अपन जैविक खेती की ओर आएंगे तो नुकसान होगा। मेरा आपसे आग्रह, शुरुआत में जब हमें कम जानकारी थी उस समय थोड़ा 2 साल तक हमें कुछ आर्थिक नुकसान भी हुआ, फसलें नहीं हुई, लेकिन अब लगभग पिछले 8-10 सालों के भाई के ईश्वर के सहयोग से ऐसा रिसर्च हमने हमारी गौशाला में तैयार कर दिया है कि अगर एक सामान्य किसान सीधे ही रूप से केमिकल खेती को छोड़कर जैविक खेती की, प्राकृतिक खेती को अगर आना चाहे तो उसे घर में गाय पालनी पड़ेगी। गाय का जो गोबर गौमूत्र है, गौमूत्र में लगभग 16 तरह के पोषक तत्व जो भूमि को, फसलों को आवश्यकता होती है, वो उसके अंदर विद्यमान होते हैं। यदि उनका समुचित उपयोग करके एक सामान्य किसान एक गाय के गोबर गौमूत्र से अपनी 10 बीघा जमीन को जैविक और प्राकृतिक खेती के रूप में परिवर्तित कर सकता है। डॉक्टर साहब, ये आपने क्या रखा है, जरा आप बताइए। अब मैं आपको, आप लोग नारंगी खाते हैं, केले खाते हैं, और क्या क्या फल खाते हैं? आम, अमरूद। तो केले खाने के बाद में बेटा क्या करते हो? केला तो आपने खा लिया, छिलके का क्या करते हैं आप? क्या करते हो? अरे भाई, ये क्या बात हुई? ये तो मुझे नहीं, जब भी बात, जो भी फल आप खाएं, दाल, बहन जी आप लोग चावल बनाते हैं, चावल बनाओ नहीं बनाओ थे, कैसा बनाओ चावल? चावल पहले धो नहीं धो, और धोबा के बाद में पानी को कहीं करो, फेंक दो। हमारी तो बात ही समझ में नहीं आ रही, मैं देशी भाषा में बात कर रहा हूँ, है ना। देखिए, जो चावल आपने धोए उसके पानी में तो जो हम बोलते हैं चावल का पानी, उसमें तो ऐसे ऐसे तत्व हैं जो आपके खेती में काम आएंगे, वो हमने फेंक दिए। केले के छिलके फेंक दिए, नारंगी के छिलके फेंक दिए, अपने तरबूज के छिलके फेंक दिए। तो अब मैं आपको बात बताना चाहता हूँ कि उससे हम खाद बनाते हैं। आप खूब फल खाओ, नारंगी के छिलके से, पपीते के छिलके से बनाया हुआ, और जो भी फल आप खाते हो, जो भी फल है, ठीक है। अब आप कैसे बनाया? अब आप पूछे कैसे बनाया? ये सबसे पहले जो आपने चावल या दाल भी धो के बनाते हो ना बहन जी, दाल का पानी जो फेंको मत, उसको धोई जो है
या चावल का पानी जो है उसको फेंको मत। जो गेहूं का चापड़ा होता है ना, गेहूं का आटा छानते हैं तो चापड़ा निकलता है, या बेसन है, उसमें कार्बोहाइड्रेट है, उसमें प्रोटीन है। वो कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन में उसमें पानी में डाल देता हूँ। वो केले के छिलके डाल दिए, नारंगी के छिलके डाल दिए, पपीते के छिलके, जो भी फल खाया उनके छिलके डाल दिए, पानी डाल दिया, जीव उसमें आ गए, है ना। छाछ और डाली, छाछ आपके पास है नहीं है, खूब है। छाछ में लैक्टोबैसिलस है, बहुत अच्छा जीव है, वो भी आ गया। अब 4-5 तरह के जीव आ गए, उनको भोजन देना पड़ेगा, नहीं तो वो हत्या आपको लगेगी, पाप आपको लगेगा अगर वो भूखे रहे तो। भगवान देखेगा कि इन्होंने इतने जीव मारे हैं उसमें से, तो हम उसमें थोड़ा गुड़ डालेंगे। तो जब हम बीमार पड़ते हैं गर्मी में, जैसे हमको लू लग जाती है, डॉक्टर के पास जाते हैं, सबसे पहले वो ग्लूकोज का इंजेक्शन लगाता है। वही ग्लूकोज मतलब गुड़ का घोल, वो हमको ताकत देता है। वो जो चापड़ा हमने डाला है, बेसन जो डाला है, वो उसका खाना। तो हमने जीव ले लिए अलग अलग जीव से, उनका खाना ले लिया, उनको ताकत दे दी, और 20 दिन बाद में ये सड़ जाएगा। और ये सड़ करके इसको छानना पड़ेगा। ये बिल्कुल बहुत मीठी मीठी खुशबू आ रही है। मैडम आप सूंघेंगी? मीठी मीठी खुशबू, ज़्यादा नहीं सूंघना है ना। ये विनेगर है, जो अपन अंग्रेजी में विनेगर बोलते हैं, ये वही विनेगर है ये। तो ये जब हमारे पास आ गया है, ये बहुत बढ़िया लिक्विड तरल खाद है ये भी, और इतना गुणकारी है। एक लीटर में 100 लीटर पानी मिलाइए, 1 लीटर में 100 लीटर पानी मिला के छिड़क दीजिए। नारंगी, धनिया, मेथी, लहसुन सब में चलेगा, और ये तत्व सब अच्छा देगा। उसमें हमने इसका एनालिसिस करवाई है, अब बड़े काफ़ी तत्व इसमें हैं और फ़ायदा करता है। पानी है, और ये लेकर के जैसे 50 लीटर की टंकी में 1 लीटर ये डाल देंगे, नीचे टोंटी होगी, थोड़ा थोड़ा पानी जाता रहेगा, सारे खेत में जाएगा। जब जब आप पानी दें ये चला जाएगा। पानी बंद कर दिया है तो फव्वारे से अपन फव्वारा होता है ना जो, उससे अपन इसको छिड़क सकते हैं। ये बहुत उपयोगी है। अब बोलो आम के आम गुठली के दाम हैं, तो ऐसा अपन लोग करें तो बहुत अच्छी बात है। मैं तो घर पे मैं यही करता हूँ, मेरे जितने पौधे हैं मैं बनाता रहता हूँ और पौधों पे डालते रहता हूँ। मेरे पास बड़ी खेती नहीं है ना, आप जैसा मैं भाग्यशाली नहीं हूँ कि इतनी ज़मीन मेरे पास हो। लेकिन देखिए आपके पास ज्ञान का ऐसा भंडार है, वो शायद चाहे यहाँ पर मेरे को लगता है कि किसी के पास नहीं होगा, जो आपने ये एक्सपेरिमेंट दिखाया हमें, जो आपने ये घर पे बनाया। और देखिए सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये है कि जो ये जैविक तरीके से बनाई गई खाद है, या जो ये घोल है, अगर हमने इसको ज़्यादा भी डाल दिया तो कोई नुकसान नहीं, कम भी डाल दिया तो कोई नुकसान नहीं। लेकिन जो आप रासायनिक छिड़काव करते हो, अगर वो थोड़ा सा भी ज़्यादा हो गया या कम हो गया तो वो आपकी फसल को कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाएगा। और कई बार ऐसा होता है कि जब हम रासायनिक जो छिड़काव करते हैं उसमें हमारे कीट मित्र भी होते हैं फसलों में, वो भी कहीं ना कहीं उनको खाना नहीं मिल पाता, तो वो भी कहीं ना कहीं खत्म होते चले जाते हैं, जिसकी वजह से हमारी फसलों की जो उत्पादकता है उस पर असर पड़ता है। तो डॉक्टर साहब जाते जाते आपसे लास्ट कमेंट लेना चाहूँगी कि हमारे किसान भाइयों के लिए आपका क्या मैसेज है कि ये ऐसा क्या करें कि जिससे इनको इनकी फसल का उचित दाम मिल सके। किसान भाइयों, हम लोग जो इनपुट खरीदते हैं, खाद बीज दवाई खरीदते हैं, वो हम रिटेल में खरीदते हैं। 30% हम दाम उस दुकानदार को दे रहे हैं। हम खाद बीज दवाई एफपीओ के माध्यम से थोक में खरीदते हैं, 30% हम नहीं बचा सकते हैं। दूसरा, हम हमारे प्रोडक्ट होलसेल में बेच रहे हैं, यानी कि 30% कम में बेच रहे हैं। अगर हम हमारे प्रोडक्ट रिटेल में बेचना चाहेंगे तो 30% वहाँ बचा लेंगे। 30% इधर का, 30% उधर का, 60% बचा सकता है, जो हमारा मुनाफा है ही नहीं। धन्यवाद। देखिए इन्होंने बहुत सही बात कही। जहाँ तक लागत की बात है, अगर अब आप लोग रासायनिक खेती कर रहे हो तो कहीं ना कहीं आप लोगों की लागत भी बढ़ रही होगी, बढ़ रही है ना लागत, और इसमें क्या लगना है, इसमें तो कोई खास खर्चा नहीं है। तो जाते जाते आपसे लास्ट कमेंट कि किसान जो है ऐसा क्या करे कि जिससे उनकी फसल की लागत कम हो और मुनाफा ज़्यादा हो। इसमें मेरा किसान भाइयों से आग्रह है कि रासायनिक खेती पे थोड़ा अपन डिपेंड कम रहें। रासायनिक की जगह अपन गौशालाओं के जो उत्पाद हैं, गाय का गोबर है, गौमूत्र है, उसका उपयोग करें। थोड़ी मेहनत लगेगी लेकिन लागत कम लगेगी, क्योंकि लागत अगर घटेगी, अपन बाजार आधारित, बाजार पर डिपेंड नहीं रहकर, केमिकल पर डिपेंड नहीं रहकर खुद स्वयं के कुछ खाद तैयार करें, दवाइयाँ तैयार करें, गौशालाओं से संपर्क करें। सिंपल विधि है, आप साधारण अपनी जो फसल में यूरिया की जगह देसी गाय का जो गौमूत्र है उसको भी आप अगर पानी में धोरे के साथ डाल दें तो आपका यूरिया का काम करेगा, क्योंकि गौमूत्र के अंदर 16 तो पोषक तत्व विद्यमान है, और गौमूत्र के उपयोग से आप अपनी खेती को पूर्णतः जैविक बना सकते हैं। ऐसा हमने हमारे खेतों में रिसर्च किया है, और रिसर्च के बाद ही आपको गारंटी से बता रहे हैं। मेरा आपसे आग्रह है, अधिकतम संख्या में आप जैविक की मुहिम पर जुड़ें, और जो भी किसान भाई आगे प्रशिक्षण लेना चाहे
तो मेरा नंबर सभी लोगों के पास लगभग है, आप संपर्क कर सकते हैं। हम निःशुल्क आप लोगों के बीच में आकर आप लोगों को प्रशिक्षण देने की व्यवस्था करेंगे। धन्यवाद। ये गिरीश जी ने बहुत अच्छी बात कही कि आप लोगों के पास इनका नंबर है, और अगर आप जैविक के बारे में सोच रहे हैं तो देखिए आज नहीं तो कल आपको सोचना ही पड़ेगा। तो आज से ही आप लोग कोशिश कीजिए कि हम रासायनिक का प्रयोग कम से कम करेंगे। देखिए एकदम से तो नहीं बदल जाएगा, हम कहें कि आज हमने आपको बात कही और आप कल से जैविक शुरू कर दोगे, विच इज़ नॉट पॉसिबल, उसमें टाइम लगेगा। तो देखिए अब आपको करना कैसे है कि हमारी जो ये मुहिम है, हमारा मकसद ये है कि आप किसान भाइयों को कम से कम इस बात को सोचने के लिए ज़रूर मजबूर कर दें कि आपको जैविक करना है। लेकिन अब करना कैसे है, यहाँ पर आपके लिए सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आपके पास जितनी भी ज़मीन है, जितनी भी, जिसके पास 10 बीघा है, 20 बीघा, 40 बीघा, जितनी भी ज़मीन है, आप कम से कम उसका 10% से लेकर 25% जैविक के लिए ज़रूर कीजिए। आज से ही ये कोशिश कीजिए कि अब जब नई क्रॉप आएगी, अब उसमें 10 से 15 बीघा आपका, अगर 40 बीघा आपके पास ज़मीन है तो आप 10 बीघे में कम से कम जैविक खेती लगाएं। और उसके लिए आप धीरे धीरे ट्रेंड होइए। अगर आपको जो जो चैलेंजेस फेस होंगे, जब आप अगली जब भूमि को कट करेंगे जैविक में, तो वो चैलेंजेस कम हो जाएंगे। तो कोशिश कीजिए, आज से ही शुरू करेंगे कि हम जैविक की तरफ बढ़ेंगे। तो ऐसे कितने किसान भाई हैं जो हमारी बात से सहमत रखते हैं कि हम जैविक करेंगे? हाथ खड़ा कर दीजिए। ये कैमरामैन से मैं कहूंगी एक बार सबको नोट कर लीजिए कि हम लोग जैविक करेंगे, कोशिश करेंगे कि हम जैविक की तरफ बढ़ेंगे, कम से कम रासायनिक का प्रयोग करेंगे, क्योंकि आज नहीं तो कल जैविक ही है हल। हमें आगे बढ़ना है और हमारे बच्चों को एक अच्छा भविष्य देना है, ना केवल अपने बच्चों को बल्कि हमारे भारत को भी मजबूत बनाना है। देश की अर्थव्यवस्था में, भारत की अर्थव्यवस्था में राजस्थान का एक बड़ा परचम लहराना चाहिए। वो परचम तभी लहराएगा जब हमारी फसलें खुशहाल होंगी, और फसलें खुशहाल तभी होंगी जब हम जैविक करेंगे, रासायनिक चीज़ों का प्रयोग कम से कम करेंगे। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा ये प्रोग्राम पसंद आया होगा और आप हमारी बात समझे होंगे, और उम्मीद करते हैं कि आप जैविक की तरफ बढ़ेंगे। फिलहाल मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।